पिछले कुछ समय से आपने न्यूज में देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है और बीच बीच में यूएसए भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता दिखता है। और जैसी ऐसी खबरें आती है पूरे दुनिया के मार्केट्स रिएक्ट करने लगते हैं। अब यहाँ एक सिंपल सा सवाल है कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमीज और कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्या इसका असर सिर्फ उन्हीं देशों तक लिमिटेड रहेगा या फिर इंडिया जैसे देश पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर रियल एस्टेट जैसे सेक्टर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसे टाइम में प्रॉपर्टी खरीदना रिस्क है या लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सरफेस लेवल पर समझने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वॉर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पैसे के मूवमेंट की, इकोनॉमी की, साइकोलॉजी की और उस माइंडसेट की जो बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दुनिया में वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चेंजेस आते हैं और उनका इंडिया पे क्या असर पड़ता है और अल्टीमेटली रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटीज या रिस्क बनते हैं। और एंड तक आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, वेट, इन्वेस्ट या कंप्लीटली अवॉइड। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वॉर का मतलब सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं होती, बल्कि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देता है। जब इजराइल और ईरान जैसे कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट एनर्जी मार्केट पर पड़ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा सोर्स है। अब अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होता है या रिस्क बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। और ऑयल सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हर चीज पर पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डीजल महंगा हो गया तो सीमेंट फैक्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी बनाना ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। अब यहाँ तक एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्लोबल वॉर इनडायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करता है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि यह इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में कैसा दिखता है। जब भी कोई वॉर या टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, और अनसर्टेनिटी का देखिए सीधा मतलब होता है फियर। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है और कॉमन लोग जो बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचने लगते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में इसका असर कैसा दिखता है? बहुत सिंपल है, लोग बाइंग पोस्टपोन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, इनकम फ्यूचर में स्टेबल रहेगी या नहीं पता नहीं, तो ईएमआई का रिस्क क्यों लिया जाए। और इसी वजह से शॉर्ट टर्म में डिमांड थोड़ी स्लो हो जाती है, और कई बार डेवलपर्स भी आप देखेंगे कि ऑफर्स या डिस्काउंट देने लगते हैं ताकि सेल्स बनी रहे। अगर आप पिछले एग्जाम्पल्स को देखें, जैसे कोविड के टाइम की बात करें, उस दौरान भी शुरुआत में प्रॉपर्टी मार्केट स्लो हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही स्लो डाउन बाद में एक अपॉर्चुनिटी बन गया। और यही चीज हमें नेक्स्ट पार्ट में समझनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्लो डाउन के बाद लॉन्ग टर्म में क्या होता है वही पूरे गेम को बदल देता है। अब लॉन्ग टर्म को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, इन्फ्लेशन। जब वॉर की वजह से ऑयल, रॉ मटेरियल और बाकी चीजें महंगी होती है तो धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है पैसे की वैल्यू कम होना। यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स मूव करते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे को ऐसे एसेट में डालते हैं जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड टाइम के साथ बढ़ती रहती है। अगर आप पिछले 15-20 साल का डाटा देखो तो आपको मिलेगा कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के बावजूद लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी प्राइसेस जनरली ऊपर ही जाते हैं, खासकर ग्रोइंग सिटीज में। यही रीजन है कि बड़े इन्वेस्टर्स क्राइसिस के टाइम पर पैनिक नहीं करते, बल्कि प्लानिंग करते हैं कि एंट्री कहां लेनी है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। उस समय पूरी दुनिया में पैनिक था, बैंक कोलैप्स हो रहे थे, जॉब्स जा रही थी और मेजॉरिटी लोग कैश होल्ड कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे जो क्वाइटली अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे, और अगले 10-12 साल में उन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाए। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, मार्केट का बॉटम कभी क्लियर नहीं दिखता, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा अनसर्टेनिटी के अंदर ही छुपी होती है। अब यहाँ तक हमने ग्लोबल इंपैक्ट समझ लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया इसमें कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया की पोजीशन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब ग्लोबल लेवल पे इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो पैसा हमेशा सेफ और ग्रोइंग मार्केट्स की तरफ मूव करता है। इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सिटीज एक्सपेंड हो रहे हैं, हाउसिंग डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहता है, चाहे शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस क्यों ना आए। इसके अलावा एक और फैक्टर है अर्बनाइजेशन। देखिए, जैसे जैसे लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं, हाउसिंग डिमांड और बढ़ती है, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस को सपोर्ट करती है। इसलिए कई बार ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद हम देखते हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट कंप्लीटली कोलैप्स नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे रिकवर करके फिर से ग्रोथ फेज में चला जाता है। तो अब फाइनल सवाल, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो ऐसे टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लैरिटी और पेशेंस। शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए,
पैनिक में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अगर आपको सही डील मिलती है तो उसे इवेल्युएट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपकी इनकम स्टेबल है, लोन मैनेजेबल है और लोकेशन स्ट्रांग है तो ऐसी सिचुएशन एंट्री पॉइंट भी बन सकती है। लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना सही नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती और हर लोकेशन ग्रोथ नहीं देती। इसलिए रिसर्च, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप न्यूज में सुनते हैं कि इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच टेंशन बढ़ रहा है तो सिर्फ डरने के बजाय एक बार जरूर सोचिए कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा और उसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है। क्योंकि हिस्ट्री हमें बार बार सिखाती है क्राइसिस टेम्पररी होता है लेकिन डिसीजन लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है। अगर आपको ऐसे डीप लेकिन सिंपल तरीके से प्रॉपर्टी और मनी के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ सिर्फ हम ट्रेंड्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।